ओके, लाइव है। सो गुड आफ्टरनून एवरीवन। अच्छा, कल हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ था रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट, जहां पे मैंने आपको बताया था हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें क्या सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले इन द कमिंग 3.5 months, राइट। अब सबसे पहले हम लोग आज से शुरू करने वाले विथ द कंपनीज एक्ट 2013, और इसमें आप लोग जानते हो आप लोगों को 11 चैप्टर्स है, जिसमें से पहला वाला जो चैप्टर है दैट इज द प्रिलिमिनरी चैप्टर, जिसके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट जो है आपने ऑलरेडी फाउंडेशन में कर लिए थे। तो 2-3 दिन there'll be a those concepts will be covered which have already been taught to you all at the foundation level, so that we are in a position to bridge the gap between foundation and inter. तो हमारे जो डायरेक्ट एंट्री के स्टूडेंट्स है वो भी सेम पोजीशन पे आ जाएंगे, और अगर आपने फाउंडेशन से भी इंटर को किया है, राइट नाउ वी आर जस्ट डूइंग द वार्मिंग अप सो दैट ऑफिशियली यू कैन कम टू द लेवल ऑफ सीए इंटर। अगर आप लोगों को कोई भी सवालों के जवाब आते हैं तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आप इन सवालों के जो है वो जवाब दीजिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है इट इज स्टिल ओके, यू कैन लिसन टू मी एंड लेटर ऑन जब हम रिवीजन करेंगे आप जो भी सवाल मैं पूछती हूँ उनका जवाब आप दोगे, ठीक है। अच्छे बच्चों ना आप लोग? ओके, भूख लग गई है क्या? ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले यू ओनली हैव वन एक्ट अंडर द कॉर्पोरेट लॉ एंड दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013। क्या है नाम? द कंपनीज एक्ट 2013। तो ऑब्वियसली बात है कंपनी के प्रोविजंस हम लोग पढ़े, उसके पहले ये तो समझ ले कंपनी शब्द का मतलब क्या है। अब जब हम इस एक्ट को देखते हैं और इस एक्ट के सारी डेफिनेशंस को देखते हैं, हमने कंपनी शब्द की भी डेफिनेशन देखी, बट जब हमने कंपनी शब्द की डेफिनेशन देखी बस इतना ही लिखा हुआ था, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। वापस से क्या कहा गया है? कंपनी मीन्स अ कंपनी, मतलब कितनी सिंपल डेफिनेशन। कंपनी मतलब क्या? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। तो अब जब आप ये डेफिनेशन देखते हो ऑफ द वर्ड कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट, कुछ ज्यादा खास समझ में आता नहीं है आपको। कहा गया है कंपनी मीन्स अ कंपनी, तो अब अगर आपको कंपनी ये वर्ड क्या है और व्हाट डू यू मीन बाय दिस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, इसको अगर आपको समझना है आपको समझना पड़ेगा कंपनी के फीचर्स। जब आप कंपनी के फीचर्स समझते हो तो ऑटोमेटिकली यू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन विच इज नोन एज अ कंपनी। जैसे एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं आपको पूछती हूँ व्हाट डू यू मीन बाय अ मोबाइल फोन, डिफाइन अ मोबाइल फोन। अब आप डिफाइन कर सकते हो मोबाइल फोन को? कोशिश कीजिए। इट्स अ स्मार्ट डिवाइस। तो लैपटॉप भी स्मार्ट डिवाइस है, आजकल तो टीवी भी स्मार्ट होते हैं, कंप्यूटर्स भी स्मार्ट डिवाइस ही है। तो सिर्फ स्मार्ट डिवाइस करके आप मोबाइल को डिफाइन नहीं कर पाओगे। स्मार्ट तो आजकल किचन के इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी स्मार्ट होते हैं, हमारी वॉशिंग मशीन भी स्मार्ट होती है नहीं होती है? तो सिर्फ स्मार्ट डिवाइस बोल के तो कुछ बात नहीं बनने वाली है। ओके, पोर्टेबल डिवाइस, तो पोर्टेबल डिवाइसेस प्लस स्मार्ट डिवाइसेस भी बहुत सारे होते हैं। हमारा लैपटॉप पोर्टेबल है, कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज स्मार्ट ऑल्सो। बेटा मोबाइल मतलब ही कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो लैपटॉप भी तो मोबाइल ही है ना। मोबाइल का मतलब क्या होता है? मोबाइल मीन समथिंग दैट कैन बी कैरीड फ्रॉम वन प्लेस
टू अनदर प्लेस। जैसे आपका पर्सनल कंप्यूटर जो होता है डेस्कटॉप, वो मोबाइल नहीं होता है, बट लैपटॉप तो मोबाइल है, ये फोन भी मोबाइल है। तो अब देखो वही बात हो गई ना, इसको डिफाइन करना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप लोग कर क्या रहे हो, स्मार्ट है, मोबाइल है, आप बता रहे हो इसके फीचर्स। आपने जो कहा है इट्स नॉट एक्चुअली डेफिनेशन, इट इज एक्चुअली द फीचर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर डिवाइस, कि ये डिवाइस मैम स्मार्ट है, ये डिवाइस जो है ये पोर्टेबल है, इसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। ये जो डिवाइस है मैम, इससे आप किसी से बात कर सकते हो, आप किसी को मैसेजेस भेज सकते हो, किसी के मैसेजेस आप रिसीव कर सकते हो, आप यूट्यूब पे गाने सुन सकते हो, आप बहुत सारे एप्लीकेशंस को डाउनलोड करके गेम्स खेल सकते हो, आप मूवीज देख सकते हो। ये सारी चीजें जो एप्लीकेशन में होती है उसी एप्लीकेशन को कहते हैं एज अ मोबाइल। आपने किया क्या है, इस गैजेट को समझाने के लिए इस गैजेट के आपने दूसरे व्यक्ति को बताया उसके फीचर्स। अरे ये सुनो गाइस, सिमिलरली लॉ मेकर को भी बहुत दिक्कत आ गई जब उनको उनके सामने ये सवाल रखा गया कि कंपनी को आप डिफाइन करो। तो उनके लिए भी काफी बड़ा चैलेंज था कि कंपनी जो इतनी क्लासिक ऑर्गेनाइजेशन है उसको हम एक सेंटेंस में क्या ही डिफाइन कर लेंगे। और इसीलिए जब आप एक्ट की भी डेफिनेशन देखते हो, एक्ट की डेफिनेशन में भी कहा गया है अ कंपनी मीन्स अ कंपनी, अ कंपनी मीन्स अ कंपनी। तो बेसिकली कंपनी को समझने के लिए हमको समझने होंगे उसके फीचर्स, कंपनी को समझने के लिए हमें समझने होंगे उसके फीचर्स। कुछ फीचर्स क्या आप बता सकते हो मुझे कंपनी के फीचर्स? हाँ, क्लैप्स जो हमने फाउंडेशन में किया था, तो क्या क्या फीचर्स है, कम ऑन टेल मी। वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी जवाब दे सकते हो इन द चैट बॉक्स, आई एम रीडिंग द चैट्स। ओके, क्या कहा? कॉमन सील। व्हाट इज अ कॉमन सील? अच्छा एक मिनट, सिर्फ कॉमन सील मत करो, और एक माइक है क्या? नहीं है क्या? हाँ, आपने कॉमन सील कहा, व्हाट इज अ कॉमन सील? ऑफिशियल व्हाट? ओके, अ कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी क्या आपके और मेरे जैसे एक नेचुरल पर्सन है? कंपनी क्या नेचुरल पर्सन है? तो कैसी है वो? आर्टिफिशियल पर्सन है वो, तो सिर्फ लॉ के प्रोसेस से क्रिएट होती है और लॉ के प्रोसेस से ही डिसॉल्व होती है, वाइंड अप होती है। इसका नेचुरल बर्थ नहीं होता है जैसा आपका और मेरा है, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कैसी है वो? तो बेसिकली क्या होता है, कंपनीज एक्ट में भी एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 7। ये सेक्शन 7 हमें एक स्टेप्स बताता है, इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करोगे तो ऐसे केस में कानून की दुनिया में दिस पर्सन कम्स इनटू एग्जिस्टेंस, जिसको हम कहते हैं एज अ कंपनी, जिसको हम क्या कहते हैं? कंपनी। अरे हाँ या ना बच्चों? तो अब ऐसे केस में कंपनी नेचुरल तो है नहीं, आपके और मेरे जैसे तो उसके हाथ और पैर है नहीं। तो अब ऐसे केस में अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है, कहीं साइन करना है, तो ऐसे केस में कंपनी खुद होके तो साइन नहीं कर सकती है, तो करेंगे क्या? हमने एक यस कॉमन सील डेवलप किया है। द कॉमन सील इज लाइक द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ द कंपनी। आप लोगों ने कभी कॉमन सील देखा है? सिर्फ फोटोज में देखा है या रियल में भी देखा है? ये देखिए आपके स्क्रीन के सामने। सो दिस इज अ कॉमन सील, दिख रहा है आपको? नो, इट्स नॉट अ स्टैम्प, स्टैम्प इज विथ इंक। स्टैम्प में क्या इंक होती है? दिस इज इंकलेस। सो बेसिकली ये जो जगह आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पॉइंटर मेरा दिख रहा है माउस का, यहाँ पे आप पेपर इंसर्ट करते हो एंड देन यू प्रेस दिस, यू प्रेस दिस, तो ऑटोमेटिकली पेपर के ऊपर ऐसा कुछ इंप्रेशन आ जाता है। आपको ये राइट साइड पे इमेज दिख रहा है, एग्रो क्रॉप्स, ऐसा ये इंप्रेशन आ जाता है। दिस इज द कॉमन सील, इट इज इंकलेस। बचपन में हम 5 रुपए का सिक्का लेते थे, उसके ऊपर पेपर रखते थे और पेंसिल से ऐसे कर देते थे, कैसे इंप्रेशन आता था। वैसे वहां पे तो हमने पेंसिल का इस्तेमाल किया था, यहाँ पे वी आर नॉट यूजिंग पेंसिल, इंक, कुछ भी यूज नहीं कर रहे। यहाँ पे हम सिर्फ प्रेशर से उस पेपर पे ये इंप्रेशन ला रहे हैं, इसको हम कहते हैं एज द कॉमन सील। क्या कहते हैं?
कॉमन सील. सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, होता क्या है, होता ये है कि कंपनी एक नेचुरल पर्सन नहीं है, ये तो है एक आर्टिफिशियल पर्सन. आप और अगर मैं हूं तो हम तो अगर कॉन्ट्रैक्ट एंटर करना है स्ट्रेट अवे कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन कर लेंगे, मतलब हमारी कंसेंट है एंड वी आर फुलफिलिंग ऑल द प्रोमिसेस दैट वी गेव इन द कॉन्ट्रैक्ट. बट अब कंपनी तो कठपुतली है, वो तो आर्टिफिशियल है, वो तो खुद के लिए साइन नहीं कर सकती है, और इसीलिए हमने डेवलप किया है कॉमन सील का कॉन्सेप्ट. जो कोई कॉन्ट्रैक्ट पे या जो कोई डॉक्यूमेंट पे ये कॉमन सील अफिक्स होता है, माना जाएगा कंपनी ने उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिया है अपना कंसेंट, एंड देन द कंपनी विल बी बाउंड ऑन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. बट देखो आज के जमाने में प्रैक्टिकली अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट लॉज कॉमन सील होना ऑप्शनल है. कॉमन सील होना ऑप्शन मतलब इट इज नॉट मैंडेटरी, इट इज नॉट मैंड. अगर कॉमन सील है क्या बात है, अगर आपके पास कॉमन सील नहीं भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. एनी टू डायरेक्टर्स कैन साइन ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी और माना जाएगा कंपनी ने कंसेंट दिया है टू दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट. तो एक तो फीचर है कॉमन सील, और कोई फीचर्स? वेरी गुड. अ कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल स्टेटस. सो कंपनी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स एंड टोटली डिफरेंट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स. उसका अपना खुद का नाम है, उसका अपना खुद का जीवन है. अरे हाँ है ना. इनफैक्ट अपने खुद के नाम पे वो एसेट खरीद सकती है और लायबिलिटीज भी इनकर कर सकती है, किसी को स्यू भी कर सकती है एंड कैन ऑल्सो बी स्यूड बाय समवन इन इट्स ओन नेम. अगर हमने उसको एक सेपरेट पर्सन बनाया ही है तो वो कह रही है अगर मैं अलग पर्सन हुई इन द आइज ऑफ लॉ तो क्यों ना मैं अपने नाम पे ही एसेट खरीदूं, क्यों ना मैं अपने नाम पे ही लायबिलिटीज इनकर करूं, क्यों ना मैं अपने नाम पे ही किसी को सू करूं. और अगर किसी को मेरे अगेंस्ट केस फाइल करना ही है they should be filing it in my individual name because I am a separate person in the eyes of law. तो कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग. इसको क्या आप देख सकते हो इन द आईज ऑफ लॉ? अरे हाँ या ना. कल जाके अगर रिलायंस पावर कोई जमीन खरीदता है, क्या ये रिलायंस पावर की खरीदी हुई जमीन अनिल अंबानी की है? तो किसकी है? रिलायंस पावर लिमिटेड की है. अच्छा मेरे पास ना 30% शेयर है रिलायंस पावर के, तो क्या 30% जमीन का हिस्सा मेरा हो गया? बोलो ना, यस और नो? क्यों नो? 30% तो शेयर्स मेरे हैं ना उस कंपनी में. क्यों नहीं? क्योंकि कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर्स. ये जो जमीन खरीदी है वो जमीन किसके नाम पे खरीदी है? रिलायंस पावर लिमिटेड की. तो इस जमीन पे हक सिर्फ एक ही पर्सन का है एंड दैट इज रिलायंस पावर लिमिटेड. उसी के नाम पे एसेट्स खरीदे जाएंगे और उसी के नाम पे लायबिलिटीज इनकर की जाएगी, उसी के नाम पे दूसरों के अगेंस्ट केस फाइल किया जाएगा और उसी के नाम पे लोग केस फाइल करेंगे. तो एक आपने बताया कॉमन सील, दूसरा आपने बताया सेपरेट लीगल स्टेटस, और कुछ? क्या बात है, परपेचुअल सक्सेशन. आपको पता है परपेचुअल का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस. और सक्सेशन का क्या मतलब होता है? एग्जिस्टेंस. कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का होता है परपेचुअल सक्सेशन. परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? इस कंपनी में मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है वैसी की वैसी ही रहेगी. इनफैक्ट जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक इस कंपनी का एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. आपने इस कंपनी के बारे में सुना है अकासा एयर? हाँ. सो अकासा एयर जो है इट वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर विनय एंड मिस्टर आदित्य घोष. बट इस कंपनी में
Mr. Late Rakesh Jhunjhunwala, he's no more, and he was also a chartered accountant. आपने कभी सुना है राकेश झुनझुनवाला के बारे में? Yes. अभी तो खैर वो है नहीं, 2022 में शायद से उनकी डेथ हो गई थी. ओके, बट ही वॉज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब राकेश झुनझुनवाला ने इस कंपनी में 46% स्टेक खरीदा था. आज राकेश झुनझुनवाला है नहीं, तो क्या कंपनी भी डिसॉल्व कर ली? बोलो ना. अरे 46% स्टेक सिर्फ राकेश झुनझुनवाला के पास है. उनकी तो डेथ हो गई, आज वो है नहीं. तो बताओ मुझे, आज अगर वो नहीं है, क्या ये कंपनी को भी हम बंद कर देंगे? करना पड़ेगा. नहीं करना पड़ेगा? ऐसे कैसे? क्यों? दो चीजें, दोनों भी जो फीचर्स हमने आपको अभी पढ़ाए हैं. एक, कंपनी का होता है एक सेपरेट स्टेटस. सेपरेट स्टेटस मतलब क्या? कंपनी अलग, मेंबर्स अलग. तो मेंबर की डेथ हो रही है, मेंबर इंसेन हो रहा है, कंपनी के मेंबर्स जो है चाहे वो इंसॉल्वेंट हो रहे हैं, फर्क नहीं पड़ता है. कंपनी का स्टेटस अलग और कंपनी के मेंबर्स का स्टेटस अलग. और वैसे भी कंपनी का सक्सेशन कैसा होता है? परपेचुअल. अगर परपेचुअल है मतलब उनका सक्सेशन होगा कंटिन्यूअस. फर्क नहीं पड़ता है कि ये 46% स्टेक राकेश झुनझुनवाला के हाथों में है या उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला के हाथों में है. कंपनी टोटली अलग है उसके मेंबर्स से, और कंपनी को कानून ने बनाया है, और कानून खुद उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. उसके मेंबर्स के आने से या उसके मेंबर्स के जाने से कंपनी के स्टेटस को कोई भी फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट ये कंपनी के बारे में तो आपने सुना ही है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. सुना है या नहीं आपने? नाउ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड was founded in the year 1958. ये देखो, दिख रहा है आपको ये कुछ फैक्ट्स? Reliance Industries Limited was originally founded in the year 1958, 65 years ago, and it was founded by Dhirubhai Ambani. It was founded by whom? Dhirubhai Ambani. आज क्या धीरूभाई अंबानी है? बट क्या आज कंपनी है या नहीं है? मतलब क्या कंपनी का है परपेचुअल सक्सेशन? फाउंडर मेंबर है धीरूभाई अंबानी, फाउंडर मेंबर. उन्होंने कंपनी को बनाया था. अरे बनाया था या नहीं? आज वो नहीं है, बट फिर भी आज क्या ये कंपनी है? राइट नाउ दिस कंपनी इज रन बाय अ वेरी की पर्सन हु इज मुकेश अंबानी. हो सकता है, यू नेवर नो, मुकेश अंबानी से 20 साल बाद शायद वो नहीं है, बट फिर भी क्या कंपनी रहेगी? अरे रहेगी या नहीं? 100 साल बाद भी, फॉरगेट 20 साल बाद, 100 साल बाद भी क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज रहेगी? चाहे मुकेश अंबानी है या नहीं है, धीरूभाई अंबानी है या नहीं है, बट क्या रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रहेगी? अंटिल एंड अनलेस यू डिसाइड टू वाइंड इट अप बाय द प्रोसेस अंडर लॉ, वो अलग बात है. अगर आपने वाइंड अप किया है तो और बात है. अदरवाइज मेंबर्स आएंगे, मेंबर्स जाएंगे, डायरेक्टर्स आएंगे, डायरेक्टर्स जाएंगे, बट कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी ही रहेगी. जन्मों जन्मों तक, युगों युगों तक इसका एग्जिस्टेंस चलता ही रहेगा. परपेचुअल सक्सेशन. अच्छा, अगर चलता ही रहेगा तो कैसे चलेगा? पापा की डेथ हो गई धीरूभाई अंबानी की, तो क्या हो जाएगा? हाँ, या तो बीवी या तो बेटा, मतलब लीगल है. नॉमिनी, अगर आपने नॉमिनेशन किया है तो नॉमिनी, अगर नॉमिनेशन नहीं है तो लीगल है, हैव अ राइट. अगर राकेश झुनझुनवाला की डेथ हो गई, क्या उनके शेयर्स ट्रांसमिट किए जाएंगे रेखा झुनझुनवाला? अरे बोलो ना. या पापा की डेथ हो गई, अब शेयर्स जो है वो किसके हो जाएंगे? बेटे के हो जाएंगे या बेटी के हो जाएंगे, जैसे भी है, एज द केस में भी. तो बेसिकली अभी भी कंपनी मेंबरलेस नहीं है. पहले मेंबर पापा थे, अब मेंबर बेटा या बेटी है. या पहले मेंबर राकेश झुनझुनवाला थे, अभी मेंबर रेखा झुनझुनवाला है.
मतलब शेयर्स ट्रांसफर या ट्रांसमिट होते हैं, हाँ या ना? ट्रांसफर या ट्रांसमिट होते हैं। ट्रांसफर मतलब वॉलेंट्री सेल एंड परचेस है, जहां पे अगर मैं चाहूं अपने रिलायंस के शेयर्स बेच सकती हूँ। मैंने अपने शेयर्स बेच लिए, आपने मेरे ये शेयर्स खरीदे हैं, तो क्या मैंने शेयर्स ट्रांसफर कर लिए हैं? वैसे ही आपके पास इंफोसिस के शेयर्स थे, मैंने आपसे इंफोसिस के शेयर्स खरीद लिए। अभी आप इंफोसिस के मेंबर नहीं हो, बट क्या अब मैं इंफोसिस की मेंबर हो गई? कितने इजीली मैंने शेयर्स जो है वो ट्रांसफर कर लिए। और डेथ के केस में ट्रांसमिशन होता है। क्या होता है? ट्रांसमिशन, बिकॉज दैट हैपेंस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। बट कितना आसान है यार ट्रांसफर और ट्रांसमिशन। पार्टनरशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या इतना आसान था? पार्टनरशिप में तो कहा जाता है कि भाई पार्टनर्स ही फर्म है और फर्म ही पार्टनर्स है। अरे हाँ है ना? मतलब भले ही 2 अलग लोग हो गए या 10 अलग लोग हो गए, जान एक ही है। सही है गलत? क्योंकि सारे पार्टनर्स को माना जाता है फर्म, और फर्म ही पार्टनर्स होता है। दोनों को अलग हम मानते ही नहीं है। 2 जिस्म है बट जान एक ही है। सही है गलत? इनको हम सेपरेट मानते ही नहीं है। और सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में तो एक ही बंदा होता है। पार्टनरशिप में तो 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा होता है। उसकी डेथ, खत्म है बात। वो इंसेन, खत्म है बात। वो इंसॉल्वेंट, खत्म है बात। बट इन केस ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बातें नहीं है, क्योंकि कंपनी अलग, मेंबर्स अलग, कंपनी अलग, डायरेक्टर्स अलग, एंड कंपनी अलग, एम्प्लॉइज अलग। मेंबर्स के साथ क्या हो रहा है इससे कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है, हाँ है ना? एंड अ कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन। एनी मोर फीचर्स? वेरी गुड, लिमिटेड लाइबिलिटी। अच्छा, बट लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? बोलो ना, मेंबर्स की या कंपनी की? सोच के बोलो। यस, वेरी गुड, इट इज द वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है, सुबह से वॉइस का प्रॉब्लम। चेक। Yes, it is the liability of the members that is limited. It is the liability of the members that is limited. और कितने हद तक लिमिटेड होगा वो तो एक्चुअली डिपेंड करता है आपकी कंपनी की टाइप कौन सी है। अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। ये पढ़ा है आप लोगों ने? अगर मेंबर, अच्छा अगर कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ गारंटी। कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड। चलो कुछ फीचर्स तो आपने बता दिए, कॉमन सील, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लाइबिलिटी इज लिमिटेड, और कुछ आर्टिफिशियल पर्सन। तो ये भी हमने डिस्कस किया है, कंपनी जो है इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। इट इज आर्टिफिशियल मीन्स इट्स नॉट नेचुरल। जैसे कि देर इज अ प्लांट एंड दैट प्लांट हैज सम फ्लावर्स, रोजेस, सो दोज रोजेस आर नेचुरल रोजेस। वैसे ही घरों को आजकल हम डेकोरेट करते हैं विद आर्टिफिशियल फ्लावर्स, वो भी फ्लावर्स ही है, बट क्या वो नेचुरल है? दे आर मैनमेड, दे आर मैनमेड थ्रू अ प्रोसेस। दे वर मैन्युफैक्चर्ड, दे वर क्रिएटेड थ्रू अ प्रोसेस। इसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल फ्लावर्स। वैसे ही आप और मैं नेचुरल पर्संस है, बट कंपनी इज क्रिएटेड, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसी है? आर्टिफिशियल पर्सन। फिक्टिशियस है क्या? फिक्टिशियस मतलब पता है आपको? काल्पनिक। फिक्टिशियस मतलब जैसे कि शक्तिमान। शक्तिमान पता है आपको? डोरेमोन, डोरेमोन, आप लोग डोरेमोन किड्स हो। डोरेमोन आप लोग देखते थे बचपन में? डोरेमोन रियल है या फिक्टिशियस है? फिक्टिशियस इन द सेंस डोरेमोन इज जस्ट एग्जिस्टिंग इन आवर इमेजिनेशन. Shaktiman also is just existing in our
imagination. या जैसे कि if you all are Hollywood stars, Spider-Man also exists only in our imagination. क्या स्पाइडरमैन, शक्तिमान, डोरेमोन रियलिटी में एग्जिस्ट करता है क्या? नेचुरली भी नहीं और आर्टिफिशियली भी नहीं, ये हमारे बस इमेजिनेशन में ही एग्जिस्ट करते हैं, उसको कहते हैं फिक्टिशियस. बट क्या कंपनी फिक्टिशियस है? अरे वो तो एग्जिस्ट करती है रियलिटी में, सिर्फ उसका एग्जिस्टेंस नेचुरल नहीं होते हुए कैसा है? आर्टिफिशियल. अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. अब देखो ये सारे फीचर्स आपने फाउंडेशन में किए थे, बट इसके अलावा देयर आर सर्टेन मोर फीचर्स दैट यू ऑल आर गोइंग टू लर्न इन सीए इंटर. सबसे पहला फीचर ऑफ अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो नया है, जो आप इंटर में पढ़ने वाले हो, एंड दैट इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. आज मेरे पास, सुनो ना, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर है. अगर मैं चाहूं, क्या मैं अपने रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर किसी और को बेच सकती हूं? क्या मैं स्टॉक मार्केट में उसकी ट्रेडिंग कर सकती हूं? और मैंने एक प्राइस डिसाइड कर लिया कि इतने प्राइस में मेरे को ये शेयर्स बेचने हैं. अगर मुझे कोई प्रोबेबल बायर मिल गया, चेक माइक बंद हो गया क्या? है ना, चालू है ना? रेंज नहीं है क्या उसका? तो अगर आप मेरे ये शेयर्स खरीदने को रेडी है, क्या मैं आपको शेयर्स बेच दूंगी? और क्या आप ये शेयर्स खरीद लोगे? तो क्या शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी है? इनफैक्ट पब्लिक कंपनीज जो होती ना, पब्लिक कंपनीज, उनके तो शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल है, फ्रीली ट्रांसफरेबल. बट प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल है. हाँ, पता है आपको? प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल है. आपको फ्लिपकार्ट के बारे में कुछ पता है क्या? आपने कभी सुना है फ्लिपकार्ट के बारे में? क्या सुना है फ्लिपकार्ट के बारे में? इज इट अ प्राइवेट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी? व्हाट डज फ्लिपकार्ट डू? यस, ई कॉमर्स बिजनेस में, मतलब बेसिकली इट सेल्स गुड्स थ्रू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म. ये देखो एक छोटा सा वीडियो है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ. एनीवन नोज अबाउट द फाउंडर्स ऑफ फ्लिपकार्ट? वेरी गुड, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल. देयर वर टू फ्रेंड्स. एक काम करती हूँ, ये वीडियो आप देख लो, उसके बाद मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाती हूँ, प्रैक्टिकली समझाती हूँ. ऑडियो चलेगा? करती हूँ मैं. आज की कहानी है देश के दो युवा सफल बिजनेसमैन की, जिसने भारत के रिटेल व्यापार को इंटरनेट के माध्यम से. इट्स अ रियल लाइफ एग्जाम्पल ऑफ फ्लिपकार्ट लिमिटेड. आप लोग सिर्फ ये वीडियो सुनो. आज कुछ कुछ कॉन्टेक्स्ट का रेफरेंस में दूंगी, और कल जब हम एक्चुअली प्राइवेट और पब्लिक कंपनी को डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब मैं वापस से फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल दूंगी, बिकॉज फ्लिपकार्ट इज अ प्राइवेट कंपनी. सुनो आप. फॉर्म मुहैया कराते हुए 1 लाख करोड़ रुपए की कंपनी खड़ी कर ली. देश के प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थान से पढ़ाई पूरी करने के बाद दोनों दोस्तों ने सबसे पहले दूसरी कंपनी में काम करते हुए तजुर्बे हासिल किए, और फिर उन्हीं तजुर्बों का इस्तेमाल कर महज 4 लाख रुपए की खुद की सेविंग से अपने कारोबार का शुभारंभ किया, और आज दोनों भारत के सबसे अमीर लोगों की सूची में शामिल हैं. मामूली रकम से शुरुआत कर भारत के स्टार्टअप जगत की सबसे सफल कहानी लिखने वाले इन दोस्तों की सफलता पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत रहेगी. हम बात कर रहे हैं देश की सबसे लोकप्रिय ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट फ्लिपकार्ट के संस्थापक सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में. पंजाब के चेहरों को देखा आपने? दे आर द फाउंडर मेंबर्स ऑफ फ्लिपकार्ट. सचिन बंसल स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, एंड बिन्नी बंसल. दे आर नॉट ब्रदर्स. हाँ, दो दे हैव अ कॉमन सरनेम. नहीं, कैसे अभी अंकिता पटनी, स्वप्निल पटनी, वैसे आपको लग रहा है भाई बहन है, वैसे आपको ये लगेगा सचिन बंसल, बिन्नी बंसल. तो दे आर फ्रेंड्स. ओके, दो दे हैव अ कॉमन सरनेम, दे आर फ्रेंड्स. सचिन बंसल और बिन्नी बंसल की सफलता के बारे में. पंजाब के चंडीगढ़ में पले बड़े सचिन और बिन्नी ने स्कूली पढ़ाई पूरी करने के बाद भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की. उसके बाद सचिन ने टेक स्पेन नाम की आईटी कंपनी से अपने करियर की शुरुआत की. कुछ महीनों तक यहाँ काम करने के बाद सचिन दुनिया की सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट अमेजन में बतौर सॉफ्टवेयर इंजीनियर की नौकरी कर ली, और फिर उसके बाद सचिन ने अपने बचपन के मित्र बिन्नी को भी वहां काम करने का सुझाव दिया.
करीबन 6 महीने तक काम करने के बाद दोनों ने खुद का कारोबार शुरू करने की इच्छा से नौकरी छोड़ने का निश्चय किया। शुरुआत में उन्होंने एक ऑनलाइन सर्च इंजन शुरू करने के बारे में सोचा, लेकिन महसूस किया कि भारत में ई कॉमर्स के लिए मौजूदा बाजार में काफी संभावनाएं हैं। जिसके बाद फिर दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट के कॉन्सेप्ट पर काम शुरू किया और साल 2007 में 4 लाख रुपए की मामूली रकम से दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट की नींव रखी। शुरुआती समय में कम बजट की वजह से उन्होंने सिर्फ ऑनलाइन किताबें बेचने का निश्चय किया और बेंगलोर में एक छोटा सा अपार्टमेंट किराए पर लेकर उन्होंने वहीं से सब कुछ मैनेज किया। इतना ही नहीं, उस समय दोनों खुद ही किताबों की डिलीवरी करने लोगों के घर जाते थे। 2 साल तक बिना रुके काम करने के बाद फ्लिपकार्ट इन्वेस्टर्स को अपनी ओर आकर्षित करने में सफल रही और साल 2009 में एसेल इंडिया ने फ्लिपकार्ट में $1 मिलियन का निवेश किया और फिर साल 2010 में टाइगर ग्लोबल ने $10 मिलियन का बड़ा निवेश करते हुए इसे एक नई दिशा प्रदान की। उसके बाद 2011 के शुरुआत में टाइगर ग्लोबल द्वारा और $20 मिलियन के निवेश ने फ्लिपकार्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई। इतना ही नहीं, मिंत्रा.com, जबंग.com और पेमेंट स्टार्टअप फोनपे पर भी फ्लिपकार्ट का अधिग्रहण है। फ्लिपकार्ट अपने कारोबार में तेजी लाने के लिए तरह तरह के लुभावने ऑफर्स को ग्राहकों के सामने पेश करता रहा है। इसी कड़ी में उसने बिग बिलियन डे नाम से साल 2014 में एक सेल शुरू किया जो कि बुरी तरह फ्लॉप रहा, लेकिन बंसल भाइयों ने हार नहीं मानी और उसी सेल को अगले साल शुरू कर रिकॉर्ड तोड़ सेल किए। आपको जानकर हैरानी होगी कि फ्लिपकार्ट पर 1400 करोड़ की सेल एक दिन में हुई है, जबकि देश में बाकी रिटेल सेल ही 1070 करोड़ रुपए है। साल 2017 में फ्लिपकार्ट अपने 5 दिन के सेल में 5000 करोड़ रुपए का कारोबार किया। फ्लिपकार्ट की सफलता और भारत में बढ़ती आर्थिक तेजी को देखते हुए कई बड़ी कंपनियों ने फ्लिपकार्ट को खरीदने की कोशिश शुरू कर दी। काफी रस्साकसी के बाद अमेरिकी कंपनी वॉलमार्ट ने करीब $1600 करोड़ यानी 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा देकर फ्लिपकार्ट की 77% हिस्सेदारी खरीदी और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स डील को अंजाम दिया। सचिन और बिन्नी ने आज से 10 साल पहले एक छोटा सा सपना देखा था। उस वक्त उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक दिन दोनों भारत के दिग्गज कारोबारी की सूची में शामिल होंगे। इन दोनों दोस्तों ने फ्लिपकार्ट को एक नई ऊंचाई पर बिठा असंभव को भी संभव कर दिखाया और अपना कारोबार शुरू करने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए एक अनूठी मिसाल पेश की। तो पहली बात तो बताओ, ये जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी, कौन दो लोगों के साथ ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी? बोलो ना, सचिन बंसल एंड बिन्नी बंसल। मैं आपको लेटेस्ट न्यूज बताती हूँ। दिसंबर 2, 2022, मतलब पिछला जो दिसंबर गया, उसी दिसंबर में बिन्नी बंसल जो है, उन्होंने अपना स्टेक जो है अपनी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर टेंसेंट ग्लोबल को थोड़ा सा शेयर जो है वो बेचा है। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज के डेट पे, करंट डेट पे, सचिन बंसल तो कुछ भी होल्ड नहीं करते हैं। When they initially incorporated the company, इनिशियली एकदम स्टार्टिंग में 50% स्टेक सचिन बंसल, 50% स्टेक बिन्नी बंसल, बट धीरे धीरे करके सचिन बंसल अपना स्टेक बेचते गए। ये देखो, ये शायद से ये वाली न्यूज है, टाइम्स वाली, ऑथेंटिकेटेड न्यूज होगी टाइम्स की। आज के समय पे सचिन बंसल डज नॉट इवन होल्ड 1 शेयर इन दिस कंपनी एंड इनफैक्ट बिन्नी बंसल भी अपना स्टेक धीरे धीरे ट्रांसफर कर रहे हैं। आपको दिख रहा है, बिन्नी बंसल सोल्ड हिज 5 स्टेक इन फ्लिपकार्ट इन जुलाई। अच्छा, जुलाई फंडिंग में भी हुआ है और दिसंबर 2 को भी हुआ था। ये फुल आर्टिकल पढ़ने मिलेगा हमें, ये दिसंबर 2 का ही है ना। देखो, want to read the full story। अच्छा, सब्सक्राइब करने बोल रहा है वो। ओह, कोई और न्यूज आर्टिकल दे देगा हमें न्यूज। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। वॉट आई मेंट वॉज कि आप सोचो
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 50-50% स्टेक दोनों का था जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। बट फिर भी क्या सचिन बंसल ने अपने शेयर्स किसी को बेचे हैं? बेचे या नहीं बेचे हैं? बिन्नी बंसल ने भी क्या अपने शेयर्स किसी और को बेचे हैं? मतलब भले ही आपकी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बट फिर भी क्या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल होते हैं? पब्लिक कंपनी के शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल। क्या प्राइवेट कंपनी के भी शेयर्स ट्रांसफरेबल है? बट दी शेयर्स आर ट्रांसफरेबल, बट देर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। बट चाहे प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है, दोनों भी कंपनी के शेयर्स होते हैं ट्रांसफरेबल। सेकेंड फीचर इज देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। देयर इज अ सेपरेशन बिटवीन, कंपनी को ओन कौन करते हैं? उसके मेंबर्स। और कंपनी का मैनेजमेंट कौन देखता है? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कौन देखता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अरे करोड़ों शेयर होल्डर्स है रिलायंस के, आपके जैसे मेरे जैसे, हम लोग इस कंपनी के ओनर हैं। कौन है? ओनर। बट आर वी अलाउड टू पार्टिसिपेट इन टू द डे टू डे मैनेजमेंट? अरे बोलो ना, मैनेजमेंट हमारे अंबानी साहब ही करेंगे। मुकेश अंबानी, उनकी वाइफ, उनके बच्चे, वो लोग ही मैनेज कर रहे हैं, बिकॉज दे आर इन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की टीम। सो ओनरशिप इज सेपरेटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट। क्या कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 65 इयर्स पहले इनकॉर्पोरेट हुई थी या नहीं? आज धीरूभाई अंबानी नहीं है, बट फिर भी क्या कंपनी है? बोलो ना। हमारी अकासा एयर में कितना परसेंट स्टेक राकेश झुनझुनवाला का है, बट आज, हाँ 46, आज वो नहीं है। बट क्या अकासा एयर आज भी है? मतलब क्या कंपनी का होता है परपेचुअल सक्सेशन। अलोंग विद दैट, अगर आप चाहो कि आप कॉमन सील रख सकते हो, अगर आप चाहो, मतलब कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? लायबिलिटी लिमिटेड होती है। किसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी होती है लिमिटेड। कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस? आर्टिफिशियल पर्सन। अलोंग विद दैट शेयर कैपिटल, आप लोगों ने कहा ही नहीं। कैपिटल जो होता है, कैपिटल, ओके, से फॉर एग्जाम्पल एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड का कैपिटल जो है 50 लाख रुपए है। बट अब ये कैपिटल जो है शेयर्ड है बाय स्वप्निल सर, अंकिता मैम, हर्षद सर, आनंद सर, पूजा मैम। क्या एक पर्सन ने इस कंपनी में पैसा डाला है? नहीं। स्वप्निल सर ये नहीं कह सकते कि पूरे के पूरे 50 लाख मेरे हैं, उनके सिर्फ 10 लाख है। मैं कह सकती हूं ये 50 लाख में से 10 लाख मेरा है। हर्षद सर कह सकते ये 50 लाख में से 10 लाख मेरा है। सो बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, दिस कैपिटल is being shared not by one person but by many people, and that is why this capital is known as share capital. क्या कहते हैं इसको? share capital. and in fact इस capital का सबसे smallest unit is known as a share. it is known as a share. और हर एक कंपनी का होता है separate legal status, separate from its members एंड सेपरेट फ्रॉम इट्स डायरेक्टर्स। इसी में आपने क्या सैलोमन का केस भी देखा था बचपन में? आपके मतलब सीए के बचपन में क्या हुआ था इस सैलोमन के केस में? देयर वाज अ पर्सन, मिस्टर सैलोमन, हु वाज इनटू द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बूट्स। हाँ या ना? सोल प्रोप्राइटर की तरह बिजनेस कर रहे थे, सोल प्रोप्राइटर की तरह। ही वांटेड सम फंड्स, तो सोचा क्यों ना मैं एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी खोल लूं। बट पब्लिक कंपनी खोलने के लिए कम से कम कितने लोग लगते हैं? आइडिया है कुछ? एनी जनरल नॉलेज? 7 people you require to incorporate a public company, और प्राइवेट कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए 2. He wanted to incorporate a public company. तो इनकॉर्पोरेट करने के लिए 7 लोग कम से कम चाहिए थे। वो तो अकेले थे, तो उन्होंने क्या किया? वो खुद along with his wife, he had 1 daughter and he had 4 sons. तो अपने फैमिली का पूरा उपयोग किया। 7 लोग लगते हैं, 7 लोगों ने मिलकर इनकॉर्पोरेट कर दिया सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड। वो, उनकी वाइफ, उनकी डॉटर और उनके 4 बेटे, मतलब 7 लोग हो गए। 7 लोगों ने मिलकर सैलोमन एंड कंपनी लिमिटेड
इनकॉर्पोरेट कर दिया, डायरेक्टर्स पब्लिक कंपनी में लगते हैं 3, कितने लगते बोले तो मेंबर्स कितने लगते हैं 7 और डायरेक्टर्स 3, तो वो खुद और अपने 2 बेटों को डायरेक्टर बना दिया, कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, काफी दिनों तक कंपनी चलाई भी, कंपनी को फंड्स की जरूरत थी, तो कंपनी ने क्या किए ना, कुछ डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए, किसने इशू किया, सिक्योर्ड डिबेंचर्स इशू किए। सिक्योर्ड मतलब समझता है क्या, क्या समझता है, हाँ, जैसे कि आपने लोन लिया, से फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ घर के लिए लोन लिया है, अब बैंकर कह रहा है, मुथूट फाइनेंस कह रहा है आपके घर के जो गोल्ड के जेवर है ना वो हमारे पास रखो, फिर हम आपको लोन देंगे, पता है ना, जब घर में पड़ा हो सोना तब का है कोरोना, ऐड देखी है आपने, मुथूट फाइनेंस की ऐड नहीं देखी है, 2 मिनट में लोन मिल जाता है, तो अब मैं क्या करूं, मेरे जेवर मुथूट फाइनेंस को दे रही हूं और मैंने लोन लिया, मतलब क्या ये लोन सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड इन व्हाट सेंस, वेरी गुड, कल जाके अगर मैंने लोन रीपे नहीं किया, मुथूट फाइनेंस क्या करेगा आपको पता है, मेरे जेवर बेच देगा और पैसा अपने पास रख लेगा, जितना मेरा ड्यू उनको बनता है और बाद में मेरे को सरप्लस लौटाएगा, मतलब इन शॉर्ट मुथूट फाइनेंस की पोजीशन क्या, सिक्योर्ड है, और इसलिए ऐसे लोन को क्या कहते हैं, सिक्योर्ड लोन। तो ये कंपनी ने डिबेंचर्स इशू किए हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स, सिक्योर्ड इन व्हाट सेंस, कल जाके अगर रीपेमेंट नहीं होता है ना, कंपनी की एसेट को बेच के डिबेंचर होल्डर अपना पैसा वापस अपने पास ले लेगा, समझा आपको कि नहीं समझा, पक्का। तो अब देखो क्या हुआ है, 10,000 की डिबेंचर्स इस कंपनी ने इशू किए, 10,000 के, 10,000 एक्चुअली पाउंड्स है बिकॉज दिस इज अ ब्रिटिश केस लॉ, 10,000 के डिबेंचर्स इशू किए, बट ये सारे डिबेंचर्स ना सैलोमन ने खुद नहीं खरीद लिए, कैसा हो सकता है, एक व्यक्ति मेंबर भी है, डायरेक्टर भी है, डिबेंचर होल्डर भी है, हो सकता है क्या, कैन वन पर्सन प्ले मल्टिपल रोल्स, इवन यू ऑल आर प्लेइंग मल्टिपल रोल्स, असं कसं, नहीं सब सब्जेक्ट्स के लिए नहीं, जैसे कि आप किसी के बेटे हो सकता है आप किसी के भाई हो, समझ रहे आपको, या हो सकता है हाँ दोस्त है खास दोस्त है, तो ऐसा हो सकता है ना, किसी के मामा हो आप, से फॉर एग्जाम्पल योर सिस्टर इज मैरिड, शी हैज किड्स, तो मामा बन गए ना आप, हो सकता है ना, तो एक ही इंसान है, बट क्या ये मल्टीपल रोल्स प्ले कर रहा है, कर रहा है या नहीं, वैसे ही सैलोमन भी मल्टीपल रोल प्ले कर रहे थे, वो कंपनी के मेंबर भी थे, कंपनी के डायरेक्टर भी, और अब कंपनी के डिबेंचर होल्डर भी बन गए, कौन बन गए, डिबेंचर होल्डर भी बन गए हैं, थोड़े समय तक कंपनी का बिजनेस चला, बट अनफॉर्चुनेटली कंपनी वाइंड अप हो गई, कोर्ट ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास कर लिया, बेचारे सैलोमन देखो रो रहे हैं, देखो देखो उनके आंसू देखो हंसो मत, बेचारे रो रहे हैं, वाइंड अप हो रही है कंपनी, वाइंड अप, क्यों वाइंड अप हो गई, बेचारी ये जो कंपनी है उसकी एसेट्स हो गई कम और लायबिलिटीज हो गई ज्यादा, इन शॉर्ट कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, इसलिए कोर्ट ने कंपल्सरी इसको वाइंड अप करने का ऑर्डर पास कर लिया। देखो आपके सामने बैलेंस शीट, एक्सपर्ट हो आप लोग अकाउंट्स के, अज्यूम्ड देखो देखो एसेट्स कितनी है 6050, लाइबिलिटीज कितनी है 10,000 प्लस 8, मतलब 18,000 की लाइबिलिटीज, क्या ज्यादा है एसेट या लाइबिलिटीज, और क्या कम है, मतलब क्या कंपनी इंसॉल्वेंट है, आपके हिसाब से लॉजिकली बताओ मेरे को, लॉजिकली एसेट को बेचा जाएगा, क्या लाइबिलिटीज को रीपे किया जाएगा, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी जवाब दो, ये एसेट को बेच के पहले क्या रीपे होगा, ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, सबसे पहले रीपे होने चाहिए हमारे सिक्योर्ड डिबेंचर्स,
बिफोर द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यस और नो? बट पते की बात ये है, सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर ना कौन है? सैलमन खुद. हु इज होल्डिंग दीज डिबेंचर्स? जैसे ही सैलमन ये पैसे लेने लग गया ना, दूसरे जो क्रेडिटर्स है आने लग गए उसके पास. वो बोला रुक, तू गलत कर रहा है. खुद अपने बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, पैसा हमसे ले लिया, और जब वाइंडिंग आपका समय आया सारे एसेट्स अपने घर लेके जा रहा है. मतलब तू तो क्या मजे ले रहा है? क्या है ये? हम अलाउ नहीं करेंगे, ये पैसा तू नहीं, हम लेंगे. रोक दिया हमारे इन क्रेडिटर्स ने सैलमन को पैसा लेने के लिए. अब झगड़ते झगड़ते दोनों चले गए कोर्ट ऑफ लॉ में. अब आप बताओ, सपोज आप जज साहब होते, एक साइड पे सैलमन और दूसरे साइड पे क्रेडिटर. सैलमन कह रहा है मैं सिक्योर डिबेंचर होल्डर हूं, पैसा मेरा है. ये क्रेडिटर कह रहे हैं नहीं नहीं जज साहब देखो, बड़ा ही चालाक बंदा है, बीवी बच्चों के साथ कंपनी इनकॉर्पोरेट करके हमसे पैसा लेके अब कंपनी के वाइंडिंग अप के वक्त सारा पैसा अपने पास लेके जा रहा है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है. अब आप बताओ, आप जज साहब की जगह पे हो, आप अगर जज होते तो आप क्या जवाब देते? किसके फेवर में डिसीजन लेते? आपका क्या जजमेंट होता? सैलमन, सारे बच्चे सैलमन के फेवर में. ऐसे कैसे हो सकता है? मतलब इन बिचारों के साथ तो गलत हुआ है. वर्चुअल किड्स, व्हाट अबाउट यू ऑल? सैलमन 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 कौन है? सारे के सारे सैलमन के फेवर में. असं कसं? रीजन बताओ, रीजन. सेपरेट लीगल एंटिटी. हु इज सेपरेट फ्रॉम whom? Salomon is separate from the company he has incorporated. ये जो पैसा सैलमन को मिल रहा है एज अ मेंबर नहीं मिल रहा है, एज अ डिबेंचर होल्डर मिल रहा है. इनफैक्ट जो उसने कंपनी में कैपिटल के रूप में पैसा डाला था ना, उसने, उसकी बीवी ने, उसने, उसके बेटी ने, उसके चारों बच्चों ने, लड़कों ने, ये तो पैसा डूबा ही है. ये तो उसको कहाँ मिला है? मिला है क्या ये पैसा? नहीं. उसको ये जो पैसा मिल रहा है वो मिल रहा है एज अ डिबेंचर होल्डर, नॉट एज अ मेंबर. तो पैसा किसको मिलना चाहिए? सैलमन को ही मिलना चाहिए. इवेंचुअली सैलमन अलग, कंपनी अलग. डिसीजन में चाहती हूँ आप लोग सब एक साथ रीड करोगे टुगेदर इन वन वॉइस. कम ऑन. द कोर्ट हेल्ड दैट सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड was a real company fulfilling all the legal. A company is a legal person distinct from its members and could not be regarded. Also, the company's assets must be applied in payment of secured debentures as is entitled to payment out of the assets on which his debt is secured in priority to the unsecured credit. तो ये जो पैसा सैलमन को मिल रहा है एज अ मेंबर नहीं बट एज अ सिक्योर्ड डिबेंचर होल्डर. सैलमन अगर ये पैसा डिमांड भी कर रहा है, इसमें ये कुछ भी गलत नहीं कर रहा है. कंपनी अलग, सैलमन अलग. ये सुनो गाइस. सो इन शॉर्ट, अगर आपको कोई भी पूछता है कि कंपनी कैसी होनी चाहिए, आप कहोगे कंपनी टॉप क्लास होनी चाहिए. अगर मैं आपको सवाल पूछती हूँ कंपनी कैसी होनी चाहिए, आप क्या कहोगे? कंपनी टॉप क्लास होनी चाहिए, एक नंबर, टॉप क्लास. टी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग. पी इज फॉर परपेचुअल सक्सेशन. सी इज फॉर कॉमन सील. एल इज फॉर, A is for artificial person. S for share capital. S for separate legal entity. और इसी सेपरेट लीगल एंटिटी में हमने एक केस लॉ किया था जिसका नाम है सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड. लास्ट 2 मिनट लूंगी बस. आपके नोटबुक्स है, आपका नाम लिख दो, सब्जेक्ट का नाम लिख लो, ठीक है? सेपरेट नोटबुक फॉर लॉ है, हाँ ठीक है. आपका नाम लिख लो, सब्जेक्ट का नाम लिख लो. फर्स्ट पेज आप एम्प्टी रखो, हम लोग करिकुलम के बारे में इंट्रोडक्शन देंगे. सेकंड पेज भी एम्प्टी रखो. लॉ में आंसर्स कैसे लिखने हैं
उस बारे में मैं चर्चा करने वाली हूं आज नहीं, कुछ दिनों बाद। आप थर्ड पेज से ये लिखना चालू करोगे। क्या लिखोगे पहले आप? एक मिनट। फर्स्ट 2 पेजेस एम्प्टी रखे, थर्ड पेज से शुरू कर रहे हो। हाँ, थर्ड पेज पे पहले आप एक्ट का नाम लिख लो, द कंपनीज एक्ट 2013। द कंपनीज एक्ट, अच्छा, द का टी कैपिटल, कंपनीज का सी कैपिटल, एक्ट का ए कैपिटल, कॉमा करके 2013। 2013 इज द ईयर इन विच दिस एक्ट कमेंस्ड। ओके, उसके बाद आप ये लिखो, फीचर्स ऑफ अ कंपनी। फीचर्स ऑफ अ कंपनी लिखते समय याद करने की कोशिश कीजिए जो भी हमने समझाया है। फीचर्स, कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। मेमोरी टेक्निक इज जस्ट फॉर मेमोराइजिंग, ओके? You do not have to write it in the examination. No taking photos and screenshots. लिखा टॉप क्लास? हाँ, फिर अभी सारे पॉइंट्स लिखो बेटा। टॉप क्लास, T is for transferability of shares, O is for separation between ownership and management, P is for perpetual succession। हो सके तो बिगर देखे लिखो, उधर बिगर देखे। ऑब्वियसली बिगर देखे कैसे लिखोगे? Okay, just make it sure your handwriting is reasonably good, okay? I know there are MCQs for all 6 papers, but 70 marks is subjective for all 6 papers. ठीक है? अभी से आप कोशिश करोगे और माइंड को बार बार बोलोगे राइटिंग अच्छी चाहिए, राइटिंग अच्छी चाहिए, तो कुछ सुधार हो सकती है। किसी के पास कोई मैजिकल स्टिक तो नहीं है भाई 3 घंटों में राइटिंग एकदम मोती जैसे। तो यू नीड टू कीप टेलिंग योर माइंड राइटिंग अच्छी चाहिए, राइटिंग अच्छी चाहिए, तो ही राइटिंग अच्छी होगी। इतना लिख लिया सब लोगों ने? यहां पे सेपरेट लीगल एंटिटी लिखा है ना, वहां पे ब्रैकेट में लिखो रेफरेंस और ये केस लॉ का नाम लिखो, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। कौन से वाले पॉइंट पे दोगे रेफरेंस? सेपरेट लीगल एंटिटी, वहां पे आप रेफरेंस दो, सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड। शेयर कैपिटल का क्लॉज वापस एक्सप्लेन करो। करती हूं बेटा, 1 मिनट। हाँ आयशा, इतना लिख लिया? बस एक लास्ट चीज लिखो, हो गया। कंपनी की डेफिनेशन, सेक्शन 2 क्लॉज 20 of the Companies Act 2013 defines the company as a company incorporated under this act. This act, what is this act? Companies Act 2013, or under any previous company law. क्या इसके पहले 1956 कंपनीज एक्ट था? हमारा रिलायंस इंडस्ट्रीज तो उसी एक्ट में इनकॉर्पोरेट हुआ था। रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर भी 2008 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। क्या वो 2013 की एक्ट फॉलो करेंगे? करेंगे ना? क्योंकि चाहे आप उस एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड हो या इस एक्ट में, फर्क नहीं पड़ता। हमने आपको कंपनी ही माना है, और अगर हमने आपको कंपनी माना है, आपको कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। यस और नो गाइस? आप लोग लिखो, तब तक मैं उस बच्ची को समझा देती हूँ। सुनो ना बेटा आयशा, शेयर कैपिटल, कैपिटल जो होता है ना कंपनी में, एक पर्सन होल्ड नहीं करता है, अनेक लोग होल्ड करते हैं। सो दिस कैपिटल इज शेयर्ड बाय मेनी पीपल, and because it is shared by many people, it is known as share capital.
ओके तो पब्लिक कंपनी में तो लाखों लोग कैपिटल को शेयर करते हैं, प्राइवेट कंपनी में भी 2 लोग तो होते ही है, 2 3 4 5 200 तक हो सकते हैं, सो इट्स शेयर्ड बाय मेनी पीपल, हाँ या ना। तो आज हमने एक ही चीज की है, कंपनी की डेफिनेशन और उसके फीचर्स। एक बार बताओगे व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कंपनी? कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। कंपनी कैसी होनी चाहिए बोलो? टॉप क्लास। सी इज फॉर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, ओ इज फॉर ओनरशिप अलग, मैनेजमेंट अलग, पी इज फॉर, सी इज फॉर, एल इज फॉर, ए इज फॉर, S for share capital, S for separate legal entity. Yes or no, guys? So this is all for today. Thank you so much. Sunday is a holiday for you all, for all the classes. Enjoy करो, मजे करो, घूमने जाओ, घूमो फिरो। Monday के दिन हम लोग मिलते हैं. Okay? Thank you so much. Bye bye.